हेलो गाइस, हम कर रहे थे सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड का कर रहे थे अब पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में हमने सेक्शन कर लिए थे 55। अब हम आगे के सेक्शन करेंगे। तो पार्ट सेकंड में हम सेकंड वीडियो कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 56 पर। सेक्शन 56 बताता है 56 बताता है धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी का निरोध और निषेध करना। तो ये 56 में बता रहा है। 56 कहता है स्त्रियों की गिरफ्तारी का निषेध कर रहा है। अगर कोई धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये कहता है 56 कह रहा है ये डिग्री धन के संदाय के लिए है तो किसी स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये कहता है 56। अब आ जाते 57। 57 कह रहा है जीवन निर्वाह भत्ता। तो ये कहता है राज्य सरकार निवृत्त ऋणी को, जो निवृत्त ऋणी है उसको जीवन निर्वाह के लिए संदेह मासिक भत्तों के मापमान उनकी पंक्ति मूलवंश और राष्ट्रीयता के अनुसार श्रेणीबद्ध करके नियत कर सकेगी। जो उसके लिए निर्वाह भत्ता होगा वो नियत कर सकेगी। तो 57 कह रहा है राज्य सरकार निवृत्त ऋणी के जीवन निर्वाह के लिए मासिक भत्तों से संबंध नियम बना सकेगी, मतलब निर्धारित कर सकेगी कि मासिक भत्ता इतना मिलेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं 58। 58 कह रहा है निरोध और छोड़ा जाना। तो ये बता रहा है निरोध और छोड़ा जाना, कब किसी व्यक्ति को निरोध या छोड़ दिया जाएगा। तो ये बताता है हमारा 58। 58 कह रहा है डिग्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हर व्यक्ति, अगर कोई सिविल कारागार में व्यक्ति है वो, तो कह रहा है पहला कह रहा है अगर जहाँ डिग्री 5,000 से अधिक धनराशि के संदाय के लिए वहाँ उसे कारावास 3 माह का दिया जाएगा। अगर कोई डिग्री 2,000 से ज़्यादा और 5,000 से कम के लिए तो फिर उसे 6 सप्ताह के लिए कारावास दिया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि 5,000 से अधिक की डिग्री क्या है तो कारावास 3 माह दिया जाएगा। और यदि पैसे 2,000 से ज़्यादा और 5,000 रुपये तक की डिग्री का है तो उसे 6 सप्ताह के लिए कारावास दिया जाएगा। ये कहता है हमारा बी, 56 का बी। हाँ, इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं। अब कहता है 59। 59 में आ जाते हैं। 59 कहता है रूढ़ता के आधार पर छोड़ा जाना। तो ये कह रहा है 59 नहीं 58 एक बार और देखते हैं। 58 कहता है निरोध और छोड़ा जाना। ये कह रहा है डिग्री के निष्पादन में सिविल कारावार में निरोध व्यक्ति, मतलब जो सिविल कारावार में कोई व्यक्ति है वो। तो ये कह रहा है अगर डिग्री 5,000 रुपये तक की है तो उसे 3 महीने का कारावास दिया जाएगा। अगर डिग्री 2,000 रुपये से तो ज़्यादा है पर 5,000 तक के लिए है तो फिर उसे 6 सप्ताह के लिए दिया जाएगा, ये कह रहा है। फिर इसमें फिर ये कह रहा है आगे शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां डिग्री के कुल रकम 2,000 रुपये से अधिक नहीं है वहां धन के संदाय की डिग्री निष्पादन से निवृत्त डिग्री सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। अगर 2,000 से कम की पैसे के लिए कोई डिग्री है तो उसे सिविल कारागार नहीं भेजा जाएगा। फिर आता है सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज कहता है इस धारा के अधीन निरोध में से छोड़ा गया निवृत्त ऋणी अपने छोड़े जाने के कारण ही अपने ऋण से अनुमोचित नहीं हो जाता। मतलब कोई व्यक्ति छोड़ दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ऋण से उन्मुक्त हो गया। कह रहा है किंतु वह जिस डिग्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध किया गया था उसके निष्पादन में वो पुनः गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम 59। 59 कहता है रूढ़ता के आधार पर छोड़ा जाना। तो 59 बताता है रूढ़ता के आधार पर छोड़ा जाना। तो ये कहता है मतलब रूढ़ता मतलब बीमारी। ये कह रहा है न्यायालय निवृत्त ऋणी के गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाले जाने के पश्चात किसी भी समय उसकी गंभीर रूढ़ता के आधार पर वारंट को रद्द कर सकता है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कोई न्यायालय है उसने निवृत्त ऋणी के विरुद्ध वारंट निकाले हैं तो उसे लगता है कि नहीं जो निवृत्त ऋणी है वो गंभीर बीमारी से पीड़ित तो फिर क्या करेगा वो वारंट को रद्द कर देगा। तो पहला क्लॉज ये कह रहा है किसी गंभीर बीमारी के आधार पर निवृत्त ऋणी के विरुद्ध वारंट को रद्द किया जा सकता है जो न्यायालय ने निकाला है। सेकंड क्लॉज ये कह रहा है यदि गिरफ्तार किया जा चुका है जो व्यक्ति है जो बीमार है, तो कह रहा है यह निवृत्त ऋणी गिरफ्तार किया जा चुका है वहाँ यदि न्यायालय की यह राय है कि उसका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है कि उसे कारागार में रखा जाए तो उसे क्या करेगा वो छोड़ देगा। ये बताता है सेकंड क्लॉज।
अब थर्ड बता रहा है, यदि नियत रीढ़ी को सिविल कारागार के लिए सुपुर्द कर दिया गया है तो उसको वहाँ से राज्य सरकार किसी संक्रामक या संगीन रोग होने के आधार पर छोड़ सकेगी। मतलब अगर राज्य सरकार को लग रहा है कोई संक्रामक कोई रोग है तो उसे क्या कर देगी, छोड़ देगी। बी कह रहा है, सुपुर्द करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय जिसके अधीनस्थ वह न्यायालय है उस नियत रीढ़ी के किसी गंभीर विवरता से पीड़ित होने के आधार पर छोड़ सकेगा। तो पहला बता रहा है राज्य सरकार भी छोड़ सकती है, ठीक है, और फिर बता रहा है न्यायालय भी छोड़ सकता है। फोर आ गया, फोर क्लॉज कह रहा है, ये धारा के अधीन छोड़ा गया नियत रीढ़ी पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है। जब वो ठीक हो जाएगा तो उसे क्या करेंगे, पुनः गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये बताता है लास्ट क्लॉज। अब आ जाते हैं, अब बताता है, ये सेक्शन बताता है, हुआ है संपत्ति जो डिग्री के निष्पादन में कुर्क विक्रय की जा सकती है। तो कौन कौन सी संपत्ति है जो डिग्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है। तो पहला क्लॉज कहता है, निम्नलिखित संपत्ति डिग्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। आज कौन कौन सी की जा सकेगी, तो ये बता रहा है, कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। भूमि की जा सकेंगी, ग्रह किया जा सकेगा। तो बता रहा है, भूमि ग्रह किया जा सकेगा, निर्माण गृह किया जा सकेगा, माल किया जा सकेगा, धन किया जा सकेगा, बैंक किया जा सकेगा, बैंक नोट है उसे किया जा सकेगा, चेक है उसे कर सकते हैं, विनिमय पत्र को कर सकते हैं, हुंडी किए जा सकती हैं, वचन पत्र किए जा सकते हैं, सरकारी प्रतिभूति हैं वो किए जा सकते हैं, बंद पत्र किए जा सकते हैं, निगम अंश किए जा सकते हैं। तो निगम अंश किए जा विक्रय की जा सकेंगे वाली सभी जंगम स्थावन संपत्ति क्या किया जा सकेंगे, उन्हें कुर्क या विक्रय की जा सकेंगी। तो इसमें बता दिया क्या क्या विक्रय किए जा सकेंगे, पर इसमें परंतु दे रखा है। फिर ये परंतु ये कह रहा है कौन कौन सी चीज़ें नहीं की जाएंगी। तो इसमें पहला कहता है, पहनने के कपड़े जगह उसकी पत्नी और उसके बच्चे के पहनने के आवश्यक वस्त्र, कपड़े, चारपाई, बर्तन, किसी स्त्री के धार्मिक आभूषण जैसे मंगलसूत्र वगैरह है, बिछुआ है, इनको कुर्क नहीं किया जाएगा। सेकंड कह रहा है, शिल्पी के औजार, खेती के उपकरण, कृषि उपज का ऐसा भाग जो उस दायित्व से मुक्त है तो उसे क्या नहीं किया जाएगा, उसे भी कुर्क नहीं किया जाएगा। फिर आगे बताता है, सी बता रहा है, सी बताता है, नियत रीढ़ी के घरेलू नौकर के अधिभोग वाली भूमि, जो अगर नियत रीढ़ी है उसका कोई नौकर है उसके अधिभोग के लिए कोई भूमि है तो उसे रद्द नहीं किया जाएगा, फिर उसे कुर्क नहीं किया जाएगा, सॉरी। फिर आगे बताता है, लेखा वाहियाँ हैं उन्हें नहीं किया जा सकता, नुकसानी के लिए बाल लाने के अधिकार को नहीं किया जा सकता, व्यक्ति सेवा कराने के अधिकार को नहीं किया जा सकता। फिर आगे बताता है, राजनीतिक पेंशन, श्रमिक घरेलू नौकर की मजदूरी, इसे भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर बता रहा है, भावी भरण पोषण का अधिकार है, इसे भी नहीं कुर्क किया जा सकता। फिर आगे बताता है, ऐसी संपत्ति जिसे कुर्क से छूट प्राप्त है उसे भी कुर्क नहीं किया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने देख लिए। अब आ जाता है 61 बताता है, कृषि उपज को भागता छूट, जो कृषि उपज में है उसके लिए भागता छूट। तो ये बता रहा है, राज्य सरकार के आदेश द्वारा नियत रीढ़ी और उसके कुटुंब के जीवन निर्वाह के लिए कुछ कृषि भूमि को कुर्की से छूट दे सकती है। ऐसी संपत्ति डिग्री के निष्पादन में बेची नहीं जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, 61 ये कहता है कि राज्य सरकार क्या कर सकती, राज्य सरकार के आदेश द्वारा नियत रीढ़ी द्वारा उसके कुटुंब के जो जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भूमि को छूट दे रखी है उसे कुर्क नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 62 बताता है, निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण, जो निवास गृह में संपत्ति है उसके अभिग्रहण के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है, कोई भी व्यक्ति इस संहिता के अधीन जंगम संपत्ति का अभिग्रहण निर्दिष्ट या प्राधिकृत करने वाले किसी आदेश का निष्पादन करते हुए किसी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्य उदय से पूर्व प्रवेश नहीं करेगा। पहला बता दिया, ठीक है, इसमें यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं हम सेकंड क्लॉज क्या कहता है। सेकंड क्लॉज कह रहा है, निवास गृह का कोई भी बाहरी द्वार तब तक तोड़कर नहीं खोला जाएगा जब तक कि ऐसा निवास गृह नियत रीढ़ी के अधिभोग में ना हो। मतलब अगर नियत रीढ़ी के अधिभोग में कोई जगह है उसे ही तोड़ के खोला जाएगा, वरना नहीं खोला जाएगा। फिर थर्ड कह रहा है, जहाँ निवास गृह का कमरा किसी स्त्री का वास्तविक अधिभोग का है, किसी स्त्री का है जो रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती हैं, तो फिर उन्हें सूचना दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा आप इस रूम से हट जाने के बाद ही उस रूम में प्रवेश किया जाएगा, ठीक है, उन्हें पहले सूचित किया जाएगा। अब आ जाते हम 63
63 बताता है कई न्यायालयों की डिग्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति। जो कई न्यायालयों, बहुत सारे न्यायालय उन्होंने क्या किया, डिग्री के निष्पादन के लिए डिग्री के निष्पादन में कुर्की की गई संपत्ति, मतलब उस संपत्ति को कई न्यायालयों ने कुर्क कर रखा। तो कह रहा कई न्यायालयों द्वारा कुर्क संपत्ति। तो इसमें कहता है यदि कोई संपत्ति कई न्यायालयों द्वारा डिग्री के निष्पादन में कुछ कुर्क की गई है तो वह न्यायालय संपत्ति को प्राप्त करेगा जो उच्च श्रेणी का है। यह श्रेणी समान है तो वह न्यायालय प्राप्त करेगा जिसमें सबसे पहले संपत्ति की कुर्की की गई है। तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है 63, अगर कोई संपत्ति ऐसी है जिसे कई न्यायालयों ने कुर्क कर रखा है तो कौन से न्यायालय को पहले वरीयता दी जाएगी, तो ये कह रहा है जो उच्च श्रेणी का न्यायालय होगा उसे वरीयता दी जाएगी। अगर सभी न्यायालय समान श्रेणी के तो उस न्यायालय को वरीयता दी जाएगी जिसमें पहले कुर्की की थी, सबसे पहले कुर्की की है उस न्यायालय को वरीयता दी जाएगी। अब आ जाते हैं हम 64 कह रहा है कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संकुरण का शून्य हो जाना। ये कह रहा है अगर जिस प्रॉपर्टी की कुर्की हो गई तो उसमें जो भी प्राइवेट दायित्व होंगे वो सारे शून्य हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि पहला क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई जहाँ कुर्की की जा चुकी है वहाँ कुर्क की गई संपत्ति है उसके किसी हित को ऐसी कुर्की के प्रतिकूल प्राइवेट अंतरण या परिधान और किसी ऋण लाभांश या अन्य धन को ऐसी कुर्की के प्रतिकूल नियत ऋणी को संदाय कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के मुकाबले शून्य होगा। तो ये कह रहा है ये कहता है 64 कि अगर कोई संपत्ति है उसकी कुर्की कर दी गई है तो उसके प्राइवेट दायित्व क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, फिर उसके प्राइवेट दायित्व तो कोई नहीं होंगे। पर इसमें सेकंड क्लॉज ये कहता है अगर कोई, फिर आगे ये कहता है कि अगर कुर्की से पहले कोई संविदा वगैरह है वो कुर्की से पहले की गई है, पंजीकृत संविदा पर यह धारा लागू नहीं होगी। अगर पहले से ही कोई संविदा कर दी गई है कुर्की से पहले, ठीक है, तो उस पर ये लागू नहीं होगी धारा, ठीक है। कह रहा कुर्की से पहले की गई पंजीकृत संविदा पर यह धारा लागू नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम 65 कहता है क्रेता के अधिकार के बारे में बताता है, क्रेता के अधिकार के बारे में। तो ये कह रहा है जो परचेजर है उसके लिए बता रहा है। तो कह रहा है यह डिग्री के निष्पादन में संपत्ति विक्रय की गई है तो बिक्री के समय से ही संपत्ति खरीदने वाले के निहित हो जाएगी। तो फिर किसकी हो जाएगी, जिसने उसे खरीदा उसकी हो जाएगी। 65 ये कहता है। अब आ जाते हैं हम 65 के बाद फिर 67 की अगर है, फिर आ जाते हैं हम 73 पे आ जाते हैं। 73 हाँ, पर 67 भी देख लेते हैं। 67 ये कहता है कि धन के संदाय की डिग्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकारी शक्ति। तो ये कह रहा है, तो ये कहता है 67 और धन के संदाय के लिए किसी डिग्री के निष्पादन के लिए कोई भूमि को कुर्क करना है तो उसके लिए नियम कौन बनाएगा, तो राज्य सरकार बनाएगी। तो ये कह रहा है धन के संदाय के लिए डिग्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में अगर कोई भूमि को विक्रय कराना है तो उसके लिए नियम कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। अब आ जाते आगे बताता है हमारा 73 कह रहा है 73 कह रहा है निष्पादन विक्रय के आगमन को डिग्रीदार के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। तो 73 ये कह रहा है निष्पादन विक्रय होने के बाद क्या हो जाएगा, आगमों को जो डिग्रीदार हैं उनके बीच अनुपात में बांट दी जाएगी, मतलब जो परसेंटेज हुई उसमें बांट दी जाएगी। तो कह रहा है जहाँ आस्तियाँ न्यायालय द्वारा आधारित है और ऐसी अस्तियों की अभिप्राप्त पूर्व एक से अधिक व्यक्तियों में धन के संदाय की ऐसी डिग्रियों के जो एक ही नियत ऋणी के विरुद्ध पारित हुई हैं, मतलब कई लोगों को देना है नियत ऋणी, ये कई लोगों की नियत ऋणी है वो, उसकी प्रॉपर्टी का वो हो रहा है विक्रय, तो फिर उसके लिए अनुपातिक बता रहा है। तो ये कह रहा है निष्पादन के लिए आवेदन न्यायालय से किए हैं और उनकी तुष्टि प्राप्त नहीं है वहाँ प्रमाण खर्चों की काट लेने के पश्चात ऐसी सभी व्यक्तियों के बीच अनुपातिक रूप से वितरित कर दी जाएंगी। तो ये हमारा बता रहा है 73। तो 73 क्या कह रहा है, 73 ये कह रहा है निष्पादन विक्रय के आगमों को डिग्रीदारों के बीच अनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। तो ये कह रहा है अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसका विक्रय किया गया है, जो नियत ऋणी की प्रॉपर्टी है उसका विक्रय किया गया है, तो डिग्रीदार होंगे कई डिग्रीदार, तो उनमें क्या होगा, अनुपातिक रूप से बांट दी जाएगी। ये कहता है 73। अब आ जाते हैं हम 74 कह रहा है
निष्पादन का प्रतिरोध, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसका कोई निष्पादन में प्रतिरोध करता है, अगर किसी डिग्री का निष्पादन कराना है और उसमें प्रतिरोध करता है तो फिर न्यायालय क्या करा, तो फिर उसको 3 महीने का कारावास दिया जाएगा। तो इसमें कहता है जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए डिग्री के निष्पादन में विक्रय स्थावर संपत्ति का क्रेता संपत्ति के कब्जा प्राप्त करने में निरत ऋणी या उसकी ओर से व्यक्तियों के द्वारा प्रतिरोध या बाधित किया गया है और ऐसा प्रतिरोध या बाधा किसी न्यायालय हेतु के बिना है, वहाँ डिग्रीदार का क्रेता की प्रेरणा से न्यायालय निरत ऋणी से या ऐसे अन्य व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध करने के आदेश दे सकेगा और 30 दिन, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, सॉरी ये कितने दिन के लिए था, और 1 मंथ मतलब 30 दिन, 1 माह, 30 दिन, 30 दिन के लिए क्या करेगा, उसे न्यायालय में उसे जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर किसी डिग्री का निष्पादन होना है, उसके लिए किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है तो क्या करा है, जो डिग्री है उसका निष्पादन हो गया है तो उस प्रॉपर्टी को, अब वो क्या है, क्रेता को वो नहीं दे रहा, कब्जा नहीं दे रहा, डिग्रीदार या क्रेता की प्रेरणा से न्यायालय निरत क्या करा है, उसे मतलब खाली नहीं कर रहा है या फिर उससे प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, तो फिर उसे क्या करेगा न्यायालय, 30 दिन के लिए उसे कारागार में भेज देगा, कारागार में निरुद्ध कर देगा। अब आ जाते हैं हम पार्ट थर्ड में है सेक्शन, पार्ट थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड बताता है आनुषंगिक कार्रवाइयाँ, ये 75 से 78 तक है, हम इसी में कर लेते हैं। पार्ट थर्ड पे आ गए आनुषंगिक कार्रवाइयाँ, तो इसमें है पहला है कमीशन। पहला 75 बताता है कमीशन 75 बताता है कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति। तो ये बता रहा है कि कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति क्या है, तो ये बताता है ऐसी शर्तों को परिसीमा के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, न्यायालय किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, लेखाओं की परीक्षा के लिए, उनका समायोजन के लिए, विभाजन कराने के लिए, कोई वैज्ञानिक तकनीक या विशेषज्ञ इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऐसी संपत्ति से विक्रय करने के लिए जो शीघ्र क्षयशील हो जाएगी उसके लिए, ठीक है, कोई अन्य सचिवीय कार्य के लिए क्या कर सकता है, कमीशन निकाल सकता है न्यायालय। तो ये बता रहा है कमीशन निकालने की शक्ति बता रहा है 75 में, और 75 में ये बता रहा है कि किस किस चीज़ के लिए निकाल सकेगा, तो बता रहा है किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए निकाल सकता है, स्थानीय इन्वेस्टिगेशन के लिए निकाल सकता है, फिर बता रहा है लेखाओं की परीक्षा के लिए निकाल सकता है, उनके समायोजन के लिए भी निकाल सकता है, विभाजन के लिए निकाल सकता है, फिर बता रहा है कोई वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी निकाल सकता है, फिर आगे बता रहा है शीघ्र नष्ट होने वाली संपत्ति के विक्रय के लिए निकाल सकता है, फिर बताता है अनुसचवीय कार्य करने के लिए भी निकाल सकता है। तो ये बताता हमारा 75, काफ़ी इंपोर्टेंट सेक्शन है ये। अब आ जाते हैं हम 76 बताता है अन्य न्यायालयों की कमीशन। तो ये अन्य न्यायालयों को कमीशन के बारे में बता रहा है 76 कहता है अन्य न्यायालयों के कमीशन। तो कह रहा है यदि व्यक्ति किसी परीक्षा की जानी है, यदि व्यक्ति जिसकी परीक्षा की जानी है ना, कोई व्यक्ति है जिसकी परीक्षा की जानी है किसी अन्य राज्य में निवास करता है, अगर कोई व्यक्ति है जिसकी परीक्षा करने की जानी है वो क्या है, दूसरी स्टेट में रहता है, तो कह रहा है उस न्यायालय को कमीशन जारी किया जा सकेगा जहाँ ऐसा व्यक्ति रहता है। तो फिर कहाँ करेंगे हम, कहाँ कमीशन निकाल के भेजेंगे, तो हम वहाँ भेजेंगे अपना कमीशन जहाँ वो व्यक्ति, जिस स्टेट में वो व्यक्ति रहता है। ठीक है, फिर कह रहा है ऐसा न्यायालय उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा या कराएगा तथा साक्ष्य लेगा, ठीक है, वो और फिर क्या करेगा, कमीशन जारी करने वाले न्यायालय को जो भी डिटेल निकली होगी उसे लौटा देगा, जो भी उसने कार्रवाई की होगी, जो डॉक्यूमेंट बने होंगे, जो भी हुआ होगा इन्फोर्समेंट में, जो भी कार्रवाई हुई होगी वो क्या करेगा, वो जिस न्यायालय ने कमीशन निकाला था उसके पास भेज देगा। तो ये 76 ये कह रहा है अन्य न्यायालयों की कमीशन निकालने वाली बात कह रहा है। तो ये कह रहा है पहला क्लॉज यदि व्यक्ति जिसकी परीक्षा की जानी है किसी अन्य स्टेट में निवास करता है तो उस न्यायालय को, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, उस न्यायालय को ही कमीशन भेज देगा जहाँ वो व्यक्ति रहता है, और वो व्यक्ति क्या करेगा, उस परीक्षा कराएगा और एविडेंस लेगा, ठीक है, एविडेंस वगैरह ले लेगा और जो परीक्षा करानी है वो कराएगा, और फिर उसके बाद जो भी उसकी जो एविडेंस वगैरह होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट बनाए होंगे, जो भी कार्रवाई की होगी वो सारे डॉक्यूमेंट सहित कमीशन जारी करने वाले न्यायालय को वापस लौटा देगा। 77 बताता है अनुरोध पत्र के बारे में। तो ये कहता है यदि न्यायालय को ऐसा व्यक्ति की परीक्षा करनी है जो भारत के बाहर रहता है तो न्यायालय कमीशन के बदले क्या निकालेगा, अनुरोध पत्र, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट निकालेगा, ठीक है।
तो ये बताता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में। अब आ जाते हैं 78 बता रहा है विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए कमीशन। अभी तक तो हम निकाल रहे थे, अब ये है विदेशी न्यायालय ने किसी ने कमीशन निकाले हैं 78 में। तो ये कहता है, ये सीधा सीधा ये कह रहा है विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए कमीशनों के संबंध में प्रक्रिया आदि। तो ये कह रहा है ऐसी शर्तों और पर सीमा के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए कमीशनों के निष्पादन और लौटाए जाने के संबंध रखने वाले प्रबंधों के कमीशन को लागू होंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन का कैसे कमीशन किया जाएगा। तो कह रहा है भारत के उन भागों में जिन पर इस संहिता का विस्तार नहीं हो, स्थित न्यायालय द्वारा उनकी प्रेरणा से निकाले गए हैं अथवा केंद्र सरकार से प्राधिकार द्वारा भारत से बाहर स्थापित चालू रखने वाले न्यायालय द्वारा निकाले गए हों, या भारत से बाहर के किसी राज्य या देश में के न्यायालय द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों, तो उन कमीशन का कैसे प्रतिपादन किया जाए, जैसे वो भारत में ही निकाले गए हों। जैसे भारत जैसे कि हमारा ऑर्डर 26 लगता है, वैसे 26 के आधार पर किए जाएंगे। जैसे ऑर्डर 26 है, 26 में बताया गया उन्हीं आधारों पर किए जाएंगे। जैसे हमारे भारत के अंदर कमीशनों का निष्पादन होता है, वैसे ही भारत के बाहर से आए हुए कमीशनों का निष्पादन कराया जाएगा। अब आ जाते हैं हम पार्ट 4 पर, और पार्ट 4 करेंगे हम आगे की वीडियो में। थैंक यू।